बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट आने के बाद सब लोग हर तरह का एनालिसिस, सब सारे पंडित जुटे हुए हैं, लेकिन 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे कि कोई अभी तक टच नहीं कर रहा है, सही से टच नहीं कर रहा है या फिर बिल्कुल ही टच नहीं कर रहा है। तो वो 4 पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका 1967 में इसी बांकीपुर, जिसको उस समय पटना पश्चिम विधानसभा कहा जाता था, उस समय भी एक इंपॉर्टेंट चुनाव हुआ था। उससे इसका क्या लिंक जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जाना चाहिए या जोड़ा जा सकता है, उसके ऊपर एक बात करेंगे। जब उस समय महामाया प्रसाद इसी पटना वेस्ट, इसी बांकीपुर से जीत करके सिटिंग सीएम को हरा करके यहाँ से विधानसभा चुनाव जीते थे और फिर खुद सीएम बने थे। तो एक वो वाला आपको बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है कि अगर आप अभी जो 2026 में जो चुनाव हुआ है, इसके हर एक राउंड का कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिएगा तो मात्र 3 ऐसे राउंड हैं जहां पे कि बीजेपी को लीड मिला है। उसमें से मात्र एक राउंड है जहां पे से 200-300 वोट से ऊपर से लीड मिला है। बाकी सब में जो लीड मिला है वो 10 वोट 5 वोट का लीड मिला है। इसका मतलब क्या हो सकता है? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस चुनाव में प्रशांत किशोर के जीतने के बाद ये जो कयास लगाए जा रहे हैं या फिर ये जो दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष की भूमिका के रूप में तेजस्वी यादव के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये प्रशांत किशोर जो आज जिस भूमिका में प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है भविष्य में, उस भूमिका में क्या कन्हैया कुमार को नहीं देखा जा सकता था? अब देखा जा सकता है या नहीं है वो एक अलग सवाल है, लेकिन क्या वो भी इस रोल के लिए थे या नहीं थे, फिट बैठते थे या नहीं बैठते थे, खास करके सवर्ण विपक्ष की भूमिका में। दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा हो गया पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अमित मालवीय ने दावा किया है, तो उस दावे का कैसा आप पोल खोल सकते हैं। उनका दावा ये कहना है कि जो बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा है वो आरजेडी के वोट परसेंटेज से कम घटा है, इसलिए हमें दुख होने की जरूरत नहीं है। यानी कि बीजेपी को दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरजेडी का ज्यादा घटा है ना, हमारा तो कम घटा है, यानी कि बीजेपी का कम घटा है। तो उसका हम आपको पोल खोल के बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अमित मालवीय के उसी पॉइंट से। अमित मालवीय जी का कहना है कि 2025 में जब चुनाव हुआ था इसी बांकीपुर में, तब वहां पे वोटिंग परसेंटेज हुआ था 41% और इस बार जो हुआ है वो 33.3% हुआ है। तो उनके अनुसार कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो बीजेपी के लोगों ने वोट ही नहीं किया है। इसका मतलब कि हमारा वोट अभी भी है, लेकिन चूंकि वो लोग वोट करने आए नहीं, या तो 6 महीने के बाद हो रहा था, या हम उतना उनको नहीं मतलब पावरफुल कर पाए, उनको निकाल पाए। लेकिन हमारा वोटर है, क्योंकि वो जो 8% जो वोट नहीं करने आए वो हमारा ही वोटर था। तो अब आप इसका मतलब, उनका कहने का मतलब है कि अगर वोटिंग परसेंटेज और थोड़ा सा हाई रहता तो हम जीत जाते चुनाव, इनका कहने का मतलब है। उसका सबसे बड़ा पोल खोलने का ये है कि इसी बांकीपुर में जब 2006 में नितिन नवीन के पिताजी का डेथ हुआ था, तो उस डेथ के बाद जब उपचुनाव हुआ था, इस बांकीपुर में 2 बार ही उपचुनाव हुआ है, एक 2006 में और 2026 में। तो 2006 में जब बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा था तो उस समय वोटिंग परसेंटेज था मात्र 18%, और 18% वोटिंग परसेंटेज होने के बावजूद उस समय नितिन नवीन को उस 18 का 82.3% वोट मिला था। इसका मतलब साफ है कि लो वोटिंग परसेंटेज होने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के लोग वोट करने नहीं आए। 18% वोट परसेंटेज जब हुआ था 2006 में, तब उसमें से बीजेपी को मिला था 83% वोट उसका मिल गया था। तो अमित मालवीय जी का ये आर्गुमेंट बिल्कुल फ्लॉड है, एकदम सेल्फ डिनायल वाला आर्गुमेंट है। उनका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि जब 2025 में चुनाव हुआ था तो बीजेपी को मिला था 63.25% और आरजेडी को मिला था 29.83%। और अभी जब चुनाव हुआ है उपचुनाव 2026 में, तब बीजेपी को 63% से घट करके हो गया है 34.4% और आरजेडी का 29.83% से घट के हो गया है 10.95%। तो अब इसमें उनका कहना है कि देखिए 30 से घट के वो 10 पे आ गए, यानी कि तिगुना सीधे घट गए हैं। वो 30 से सीधे 10, 10 दूनी 20, 10 या 30 घटा है उनका। और हमारा कितना घटा है? 63 से 34, यानी कि हम आधे भी नहीं घटे हैं। 34 दूनी भी होता तो 68% हो जाता। तो ये उनका आर्गुमेंट है और उनका कहना है कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज घटा है वो मात्र 45.6% घटा है और उनका 63.3% घट गया है। तो इसलिए ये खुश हो रहे हैं। ये सीट आरजेडी को थी नहीं, 30 साल से लगातार वो जीत रहे थे, तो उनका घट रहा है। अपोजिशन के रूप में प्रशांत किशोर को देखा गया
तो ऑब्वियस है। और ये भी आर्गुमेंट लगाया जा रहा है, कयास तो पता नहीं क्या क्या लगाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर इनका आपस में डील हो गया था, आरजेडी के बीच में बहुत कुछ हो रहा है, तो उसमें हमें संभावनाओं में जीना नहीं आता है। लेकिन ये आर्गुमेंट वो दे रहे हैं कि उनका ज़्यादा घट गया है, हमारा कम घटा है। एब्सोल्यूट नंबर में देखिएगा, टोटल वोट नंबर में देखिएगा तो ज़्यादा बीजेपी का ही है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज का परसेंटेज अगर आप देखिएगा और उस परसेंटेज का कितना गिरावट हुआ है, तब जाकर के बीजेपी का कम है और आरजेडी का ज़्यादा है। तो ये परसेंटेज का खेल ये खेलते रहे, आप आत्ममुग्धता में जीते रहे। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनका जमीन जो है वो खिसक रहा है और ये कुत्ता बिलाई को लड़ा करके जिता रहे थे। तो ये एक आर्गुमेंट हो गया। अब आपको सीधे लेके चलते हैं 1967 में। 1967 में यहाँ पे चुनाव हो रहा था और पहली बार 1967 में बिहार के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने थे और महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे। और महामाया प्रसाद इसी बांकीपुर, जिसका नाम बांकीपुर इसका नाम हुआ है 2008 के परिसीमन में, उसके पहले इसका नाम पटना वेस्ट हुआ करता था, तो इसको पटना वेस्ट कहा जाता था। पटना वेस्ट का जब चुनाव 1967 में हुआ था तो उस समय केबी सहाय और जो अपोजिशन में बिहार के केबी सहाय मुख्यमंत्री थे। जब 67 में चुनाव हो रहा था तब बिहार के मुख्यमंत्री केबी सहाय थे और महामाया प्रसाद कांग्रेस से निकल करके अपना पार्टी बना करके और उसके बाद फिर वो इनके खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े। और उस चुनाव में इसी बांकीपुर में केबी सहाय को मिला था मात्र 13,305 वोट और केबी सहाय को मिला मात्र 13,305 वोट, यानी कि 65% वोट शेयर उनको मिला था, जबकि वो एक नई पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। तो अब ये लोगों का कयास लग रहा है कि देखिए बांकीपुर जो है या फिर ये इस क्षेत्र की जनता जो तय करती है वो मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ये लगाया जा रहा है। लेकिन एकमात्र इस बांकीपुर से एकमात्र मुख्यमंत्री बिहार के बनने वाले ये केबी सहाय है, उसके पहले उसके महामाया प्रसाद है और उसमें भी बहुत तामझाम हुआ था। महामाया प्रसाद का आप देखिएगा तो 1967 में जब चुनाव लड़े थे तो ये अपनी पार्टी का एकमात्र इकलौता विधायक थे और इनको सवर्ण, और ये सवर्ण थे, महामाया प्रसाद सवर्ण थे, कर्पूरी ठाकुर लोअर थे, तो सारे सवर्ण एकजुट होकर के और कर्पूरी ठाकुर को डाउन किया गया था। लेकिन 67 के चुनाव होने से पहले सभी को ये पता था कि अगर विपक्ष की सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार बनती है तो कर्पूरी ठाकुर ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। वो बात और है कि 2 साल के बाद महामाया प्रसाद को हटा के कर्पूरी ठाकुर को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन चुनाव के दौरान प्रोजेक्ट यही किया जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कर्पूरी ठाकुर है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए और विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास हुआ तो उसमें सवर्ण जो लोग थे वो एकजुट होकर के बोले कि नहीं, महामाया प्रसाद बनेंगे तभी हम सपोर्ट करेंगे और अंततः महामाया प्रसाद चुनाव जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे। तो इससे इसको लिंक किया जा रहा है कि देखो एक समय पे वहां पे भी वैसे हुआ था, अब फिर ऐसे ही हुआ है, तो अब फिर जो है वो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो वो एक कयास का खेल है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हर एक बूथ का एनालिसिस, अगर हर एक राउंड का एनालिसिस अगर आप कीजिएगा तो एकमात्र बूथ, एकमात्र राउंड कह सकते हैं 29वां राउंड जब हुआ था तो उसमें 400 लगभग वोटों का अंतर बीजेपी का बढ़त था। बीजेपी को 29वें राउंड में मिला 2284 वोट और जन स्वराज को 1828 वोट। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो 2-4 वोट का अंतर है, 10-5 वोट का अंतर। जैसे 30वें राउंड में 1892 वोट मिला बीजेपी को और जन स्वराज को मिला 1879 वोट, यानी कि मुश्किल से 13 वोट का अंतर है। उसी तरह से थर्ड राउंड में देखिएगा तो 1254 बीजेपी को मिला, 1237 जन स्वराज को मिला, यानी कि यहाँ पे भी आपको 10, 13 और 4 17 वोट का, यानी कि 10-15 वोट का ये, और ये 3 ही बूथ ऐसा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बूथ हैं जहाँ पे कि जन स्वराज को हद से ज़्यादा, मतलब 3 गुना 4 गुना वोट मिल गया है। उदाहरण के लिए 28वें नंबर बूथ पे बीजेपी को मिला मात्र 901 वोट और जन स्वराज को मिला है 3400 वोट, यानी कि 9-36 सीधे 4 गुना ज़्यादा वोट, लगभग 3.5 गुना तो आप कह ही सकते हैं। तो इसका ये आप साफ साफ मतलब निकाल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हर राउंड में बढ़त मिल रहा है और बढ़िया बढ़त मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हर गली ने उसको वोट दिया है। और हर गली में बिहार में जो शहरों की बनावट होती है, गाँवों की जो बनावट होती है, वो बनावट में साफ होता है कि वो हर मोहल्ला जो है होता है जाति और उससे कहीं ना कहीं बटा हुआ होता है, जाति और धर्म और इन चीज़ों के आधार पर, सामाजिक आधार पर। तो इसका मतलब साफ है कि अगर सभी राउंड में
इनको बढ़त मिला है तो इसका मतलब सभी समाज के लोगों ने इस व्यक्ति को वोट दिया है, जो कि दावा भी किया जा रहा था और ये मांग भी कर रहे थे, ये मांगते भी थे। चुनाव प्रचार में भी प्रशांत किशोर यही कहते थे कि हमें सभी समाज के सभी वर्गों का, मुस्लिम हो चाहे यादव हो चाहे कोई भी हो, सबका वोट इनको मिला है। तो ये इसमें साफ उसके डेटा में दिख रहा है। चौथा और आखिरी पॉइंट जो ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर अब बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष की प्रमुख भूमिका में रहेंगे, इसके ऊपर आप सुन लीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा समझ लीजिए। एकमात्र सीट के साथ, अपनी पार्टी के साथ एक और व्यक्ति हैं जो बिहार विधानसभा में बैठे हुए हैं, आईपी गुप्ता। कितना समय उनको मिलता है बोलने के लिए? क्योंकि किसी भी, ऐसा नहीं कि विधानसभा में आप जाइएगा और जितना मन होगा जो मन होगा वो बोलते रहिएगा। विधानसभा का नियम होता है कि किसी भी मुद्दे पर एक विधायक है तो 1 मिनट मिलेगा, 2 विधायक है तो 2 मिनट मिलेगा, उस तरह से बांटा हुआ होता है। तो आईपी गुप्ता को हमेशा जो है वो 1 मिनट ही मिलता है। तो अब प्रशांत किशोर की अगर कोई कला विकसित करते हैं कि 1 मिनट में वो सरकार के जो को धराशायी कर देंगे, तो वो एक अलग विधा होगी। अगर उनके पास कोई विधा होगी, हो सकता है पहले से ही, या डेवलप कर लें या कहीं से इजाद कर लें, तब तो ये जो है वो विपक्ष की आवाज बन सकते हैं। अगर अदरवाइज विधानसभा के अंदर इनको बोलने के लिए 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हाँ, एक जगह है जहां पे कि ये कर सकते हैं वो काम, और वो है प्रश्न पूछने में। प्रश्न पूछने में अगर आप देखिएगा तो हर विधायक को बराबर अधिकार होता है, और कोई भी विधायक 1 साल में चाहेगा अगर सही से तो वो 100 सवाल भी पूछ सकता है। तो अब उस प्रश्न काल के और जीरो काल जिसे कहते हैं, जिसे आप शून्यकाल कहते हैं, इन सब जगहों पे प्रशांत किशोर कितने इंपॉर्टेंट मुद्दे को लाके उठाते हैं, वहां पे जगह मिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर का अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 मिनट 5 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण सुनने को मिलेगा आपको विधानसभा के अंदर, तो वो भूल जाइए। 1 मिनट से ज़्यादा उनको समय मिलने वाला नहीं है। समय सिर्फ उनको मिलेगा सवाल खड़ा करने के लिए, और उसका जो सब्स्टिट्यूट सवाल होता है वो खड़ा करने के लिए, 0 आवर यानी कि शून्यकाल में किसी मुद्दे को उठाने के लिए। तो बस इतना ही उनका रोल रहेगा। बाहर तो जैसे वो न भी थे विधायक तब भी वो बोल रहे थे, मीडिया कवरेज उनको मिल ही रहा था, अंदर भी मीडिया कवरेज मिलेगा, तो उसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। सिर्फ एक जगह जहां पे कि प्रश्नकाल में ये होने वाला है। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्या कन्हैया कुमार ये जो मौका मिला इसको चूक गए? क्योंकि 15 का चुनाव होने के बाद जब 16 में कन्हैया स्टार बनते हैं, और उसके बाद 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, दोनों चुनाव वो विधानसभा नहीं लड़े क्योंकि संभवतः बिहार की राजनीति में वो नहीं रहना चाहते हैं। और उसके सबसे पीछे जो बड़ा कारण है, जो हमें लोगों से पता चला है, कि उनको ऐसा लगता है कि बिहार में सवर्णों की राजनीति नहीं कर सकते हैं। उनको एक हद तक ऊपर जाने के बाद उनको रोक दिया जाएगा, उनको जो है वो फैलने का या फिर विकसित होने का, प्रोग्रेस करने का यहाँ लिमिटेड जगह है बिहार में, और केंद्र में अनलिमिटेड जगह है, क्योंकि केंद्र में जो है इनकी जाति जो है वो आड़े हाथों नहीं आएगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने उल्टा किया। प्रशांत किशोर केंद्र में न जा करके प्रशांत किशोर राज्य की राजनीति कर रहे हैं, पिछले 3 सालों से लगे हुए हैं। और कन्हैया कुमार के ऊपर आरोप, क्या सच्चाई भी है, कि वो जो है वो बिहार में पिकनिक मनाने आते हैं हेलीकॉप्टर से, बेगूसराय से उड़ान भरते हैं और पटना पहुंचते हैं, पटना से पूर्णिया पहुंचते हैं, पूर्णिया से, और उसके बाद फिर पूर्णिया से सीधे अपना हवाई अड्डा ऊपर या फिर दरभंगा से सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो पिकनिक वाली राजनीति करते हैं, और प्रशांत किशोर पिकनिक वाली राजनीति कम से कम पिछले 3 सालों में तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या जो विपक्ष की आवाज, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कम से कम विपक्ष ना सही, कम हो सकता है, ये भी हो सकता है कि विपक्ष की आवाज में बैकवर्ड का आवाज या मुस्लिम का आवाज तेजस्वी यादव ही रह जाए, उसमें भी शक है। कितना दिन तक, कितना, वो प्रशांत किशोर के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पिछड़ों और मुसलमानों की आवाज बन पाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अब सवर्णों की आवाज बिहार विधानसभा के अंदर कोई अगर सबसे ज्यादा मजबूती से अगर कोई रख पाएगा तो वो प्रशांत किशोर ही रख पाएंगे, या फिर दबे हाथों में, दबे कुचले शब्दों में, आप बिना जाति का, बिना सवर्ण का नाम लिए हुए उन मुद्दों को उठाना जिन मुद्दों से सवर्ण कंसर्न होते हैं, तो वो प्रशांत किशोर ही हैं। लेकिन क्या ये जो अपॉर्चुनिटी था, ये अपॉर्चुनिटी कन्हैया को मिल सकता था अगर वो विधायक बनते? तो विधायक नहीं भी बनना चाहते थे तो एमएलसी तो उनको बनाया ही जा सकता था, खास करके 2020 के चुनाव के बाद, क्योंकि अच्छी खासी सीट उनकी आई थी। 1 सीट तो ले ही सकते थे कांग्रेस वाले। तो अब उसके पीछे क्या कारण है, नहीं कारण है, विधानसभा भी लड़ने उनको दिया जाता, नहीं लड़ने दिया जाता, इच्छा वाली सीट मिलती नहीं मिलती, किंतु परंतु वो सब जो है वो संभावनाओं का खेल है। लेकिन प्रयास नहीं दिखा है, और ये
संभवतः हो सकता है कि अगर आगे चल के केंद्र की राजनीति में कन्हैया कुमार बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर लेते हैं तब तो उनको कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन अगर वो मुकाम नहीं हासिल कर पाते हैं केंद्र की राजनीति में तो ये पछतावा तो आगे चल के भविष्य में उनको जरूर होगा कि उन्होंने बिहार की राजनीति को नहीं पकड़ा। यहाँ पे सवर्ण की आवाज़, या फिर कम से कम कह सकते हैं कि एक नॉन कास्टिस्ट आवाज़ है कि जिसको जाति से कोई मतलब नहीं है, जाति को साइड करके राजनीति करने वाले, जैसे कि नीतीश कुमार जो है जाति को साइड करके पिछड़ों की बात करते हुए भी जातिवाद न करते हुए उन्हें राजनीति किया, उसका एक बड़ा अपॉर्चुनिटी खो दिए हैं। तो ये 4 पॉइंट जिसके ऊपर कम डिस्कशन हो रहा है या न के बराबर हो रहा है, और आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ।